हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आप सभी को नमस्कार। हाजिर हूं आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को पढ़ना शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में हम समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत अध्याय का परिचय, दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया की समस्याएं, दक्षिण एशिया की विशेषताएं और फिर राजनीतिक स्थितियों और घरेलू देशों की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया का परिचय। शीत युद्ध के दौर में विश्व फलक पर हुए बदलाव से कई रणनीतियां बनी और विश्व नक्शे पर कई चीज परिवर्तित हुई। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में बैठ गए, जिससे यह केंद्र अचानक विश्व नक्शे पर उभर कर सामने आया। यह अचानक विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। हालांकि इस क्षेत्र की अपनी समस्याएं और संघर्ष हैं, जिसके चलते विशेषज्ञ इसे सुरक्षा एवं खतरा वाला क्षेत्र मानते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे अत्यंत संवेदनशील इलाका भी मानते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि यदि यह क्षेत्र परस्पर सहयोग करे तो यह समृद्धशाली देश बन सकते हैं, समृद्धशाली क्षेत्र बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया क्या है जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ की घरेलू राजनीति का मिजाज देखेंगे, जो कि यहाँ पर सहयोग और झगड़े को तय करते हैं। इनकी इसी राजनीति में यहाँ का मूड बसता है। तो अध्याय में हम यहाँ की स्थानीय राजनीति और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। दक्षिण एशिया क्या है? तो एशिया का जो दक्षिण क्षेत्र है उसे ही दक्षिण एशिया कहा जाता है। अर्थात एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो क्षेत्र बसता है उसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। दक्षिण एशिया में आमतौर पर किसे माना जाए, इस पर एक प्रश्न उठता है। तो अमूमन दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव को शामिल किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान और म्यांमार भी इसके सदस्य हो सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान को वर्ष 2007 में दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया गया है। म्यांमार को शामिल कब किया जाएगा, इस पर संशय बना हुआ है। चीन इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है, किंतु चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चीन दक्षिण एशिया का देश होते हुए भी दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि उस देश का नाम बताओ जो कि दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। तो यदि चीन ऑप्शन में मिलता है तो आप चीन को टिक करिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया हमारी किताब में 7 देशों का नाम दिया है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया गया है। अब हम दक्षिण एशिया की विशेषताएं देखते हैं। दक्षिण एशिया की हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक विशेषता देखते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो कि काफी विशाल और ऊंची ऊंची है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और इन चारों के बीच में बसा हुआ दक्षिण एशिया का क्षेत्र कहलाता है। दक्षिण एशिया की दूसरी विशेषता यह है कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर काफी भरा पूरा है। यहाँ पर विविधताएं
अनेक पाई जाती है, जो कि इसे एक अलग राष्ट्र की पहचान दिलाता है। आर्थिक विशेषता की हम बात करें तो यह इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब है, जिसके कारण यह एक विकासशील और गरीब देशों की श्रेणी में आता है। राजनीतिक विशेषता की बात करें तो यहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन किया जाता है, किंतु अनेक देशों में राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। विशेषताएं देखने के बाद हम दक्षिण एशिया की समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। दक्षिण एशिया में कई समस्याएं हैं। सीमा विवाद, यहाँ के अधिकांश देशों में सीमा विवाद है। भारत पाकिस्तान सीमा के विवाद पर आपस में टकराते रहते हैं। नदी जल बंटवारा, भारत पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारा है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी नदी जल बंटवारा है। परस्पर संघर्ष का यह क्षेत्र है। यहाँ पर समय समय पर विद्रोह, जातिगत संघर्ष होते रहते हैं। विशेष रूप से श्रीलंका में जातीय संघर्ष बना रहता है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। अब इसके बाद हम बात करें कि आखिर दक्षिण एशिया में किस प्रकार की राजनीति की जाती है। तो देखिए, हम इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है किताब में। भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता है तो इस क्रिकेट मैच के दौरान यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किंतु इन दोनों ही देशों में क्रिकेट के प्रेमी बेहिताशा ढंग से बहुत उन्नति करते हैं। ये क्रिकेट मैच देखने के लिए एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, जहाँ पर इनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और बड़े ही प्रभावी ढंग से इनका आदर सत्कार भी किया जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति एशिया के अन्य मामलों में है। एशिया एक ऐसा क्षेत्र है, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सद्भाव, शत्रुता, आशा निराशा, शंका और विश्वास एक साथ बसते हैं। तो ये दक्षिण एशिया ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये सारी विविधताएं पाई जाती है। दक्षिण एशिया की हम बात करें तो जो पद व्यवहार किया जाता है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव के लिए ही किया जाता है। और इस अध्याय में हम इन्हीं देशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को बाद आज़ाद हुआ था। हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, इस क्षेत्र की राजनीति कैसी है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। हालांकि लोकतंत्र के बारे में एक दूसरी किताब में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत में कब कब कैसे कैसे लोकतंत्र रहा है और किस तरीके से वह कायम है। फिलहाल इस किताब में इतना ही देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 1948 में श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और 1948 से आज तक श्रीलंका में सफलतापूर्वक लोकतंत्र का संचालन किया जा रहा है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश शीत युद्ध के बाद से सफलतापूर्वक यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसके पहले यहाँ पर कुछ सैन्य शासन भी रहा है, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। वहीं हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यहाँ पर 2 बार बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकारें रहीं। तत्पश्चात 1999 में सैन्य शासन आया। परवेज मुशर्रफ ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। बाद में वे निर्वाचित राष्ट्रपति भी बन गए और 2008 के बाद आज तक यहाँ पर भी लोकतंत्र कायम है। वहीं हम नेपाल की बात करें तो नेपाल 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 में यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी गई है। वहीं दक्षिण एशिया के 2 छोटे देश हम जिनमें पहले भूटान की बात करें तो भूटान जो है
लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा। 1968 तक यहाँ सल्तनत कायम रही। 1968 के बाद यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र की स्थापना के बाद 1978 में यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 1978 में राष्ट्रपति चुनने के बाद वर्ष 2005 में यहाँ ने जनता ने संसद में बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में भरपूर मतदान किया और मतदान के द्वारा जो है बहुदलीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के पक्ष में मत दिया। 2018 में जो चुनाव हुए उसमें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी मतों से जीत हुई और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो एमडीपी है इसका राजनीति में गहरा प्रभाव है। दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हाल ही में दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में एक सर्वेक्षण कराया गया जिसमें जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया है। हालांकि फिर भी यहाँ पर समय समय पर लोकतंत्रात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, किंतु जो सर्वेक्षण किया गया 5 बड़े देशों में, इन देशों की जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में भारी समर्थन किया है और जनता चाहती है कि यहाँ पर लोकतंत्र रहे। यहाँ का जो लोकतंत्र है वह उन धनी देशों के लिए एक चुनौती है जो कि ये मानते हैं कि धनिक देशों में ही लोकतंत्र कायम रह सकता है। पश्चिम के देशों के लिए खासतौर पर यह एक जवाब है। दक्षिण एशिया के लोग आज भी लोकतंत्र का समर्थन करते हुए वैश्विक रूप से लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं। हम एक एक करके बारी बारी से इन देशों की राजनीतिक स्थिति को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन। भारत को छोड़ दें हम, तो भारत को छोड़कर हम इन सभी देशों के जो राजनीतिक स्थिति रही है उनका गहराई से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन। पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेना। देखिए, अब इस पैराग्राफ को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। पाकिस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले भारत का ही एक देश हुआ करता था, भारत में ही बसता था। भारत का जब विभाजन हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान जो बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बना। पाकिस्तान जब एक पृथक और स्वतंत्र देश के रूप में विश्व नक्शे पर उभरा तो यहाँ पर सन 1947 में लियाकत अली खां प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान ने जब अपना संविधान का निर्माण किया, सन 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना था, तो संविधान बनते ही यहाँ पर सेना का शासन आ गया। जनरल अयूब खां यहाँ पर सेनाध्यक्ष थे और उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कुछ समय पश्चात जनरल अयूब निर्वाचित हो गए और निर्वाचित होकर ये शासन चलाने लगे, किंतु जनता ने इस सैन्य शासन का विरोध किया, जनता ने आंदोलन किया और इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में सेना का तख्ता पलट कर दिया गया, शासन का तख्ता पलट सेना द्वारा कर दिया गया और याहिया खान ने सेना की तरफ से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब पाकिस्तान के प्रमुख हो गए याहिया खान। याहिया खान ने भी अपने आप को निर्वाचित कर लिया, लेकिन याहिया खान के शासनकाल में बांग्लादेश का संकट उत्पन्न हुआ। सन 1970-1971 में बांग्लादेश में संकट उत्पन्न हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया
और इस विद्रोह के चलते भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। इसका परिणाम यह रहा कि पूर्वी पाकिस्तान पृथक हो गया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो याह्या खां का विरोध हुआ और याह्या खां अपने पद से हट गए। परिणाम स्वरूप सन 1971 में लोकतांत्रिक तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश की बागडोर संभाली। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शासन चलाया। 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पास शासन की बागडोर रही, किंतु जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। 1977 में सरकार गिरा दी गई और पुनः एक बार सेना ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। इस बार जियाउल हक ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। तो 1977 से 1988 तक जियाउल हक देश के प्रमुख रहे। सन 1982 में जियाउल हक ने कुछ छूट देना चालू की, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर विद्रोह जारी रहा। 1982 में काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ, जनता का आक्रोश फैल गया और लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन प्रारंभ हुए। 1988 आते आते जियाउल हक को अपना पद छोड़ना पड़ा और 1988 में लोकतांत्रिक तरीके से बेनजीर भुट्टो ने अपनी सरकार बनाई। 1988 से 1999 के दौरान बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो पार्टी है, इन दोनों के बीच में सत्ता चलती रही। कभी इस नवाज शरीफ की सरकार तो कभी बेनजीर भुट्टो की सरकार। 1999 में जब नवाज शरीफ की सरकार थी तब एक बार पुनः सेना का दखल हुआ। नवाज शरीफ की सरकार को गिरा दिया गया, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और परवेज मुशर्रफ ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। 2001 में परवेज मुशर्रफ निर्वाचित हुए, यानी कि उन्होंने बताया कि लोकतंत्र बाहर कर दिया गया है, राष्ट्रपति बने। दरअसल लोकतंत्र बहाल नहीं किया गया था और 2008 में पुनः यहाँ पर लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन हुए। 2008 में जब चुनाव की सरगर्मियाँ थीं तब बेनजीर भुट्टो चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी, जहाँ पर बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और 2008 में फिर पीपुल्स पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों ही दलों को चुनाव में बहुमत मिला, बहुत भारी मात्रा में ये जीत कर आए और इन दोनों ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई, जिसमें गिलानी को प्रधानमंत्री बनाया गया। गिलानी ने 5 वर्षों तक शासन किया। 2013 से 18 नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री रहे और 2018 से अभी वर्तमान में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है और ऐसा माना जाता है कि इमरान खान को सेना का समर्थन है। अब सेना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में समय समय पर लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा है। यहाँ की जो जनता है उसका लोकतंत्र के प्रति जज्बा बहुत ऊंचा है। यहाँ पर लोकतंत्र के समर्थक पाए जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी है जो कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु सचेत रहता है। वहीं स्वतंत्र प्रेस भी है जो कि लोकतंत्र के लिए सचेत रहती है और काफ़ी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाती है। फिर भी पाकिस्तान में ऐसा क्या कारण रहे कि जिससे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है? हमारा एक प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान में किन कारणों से लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता है, जबकि वहाँ जनता में जज्बा भी है, स्वतंत्र प्रेस है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी है। ऐसे में क्या कारण है कि पाकिस्तान में
समय समय पर सैन्य शासन हो जाता है, लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं रह पाता है? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी और स्थापित ना रहने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, धर्म गुरुओं का वर्चस्व। पाकिस्तान में धर्म गुरुओं का वर्चस्व है। कट्टर धर्म के लोग यहाँ पर माने जाते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित रहे, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करती है। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ घोर अपमान किया जाता है। समय समय पर हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख समुदाय के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार की खबरें हम समाचार में सुनते पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर धर्म गुरुओं का वर्चस्व है। दूसरा, अभिजन समाज का वर्चस्व। पाकिस्तान में जो जमींदार हैं, जो भूस्वामी हैं, जो ताकतवर हैं, वे भी लोकतंत्र स्थापित रहने में एक बाधा के रूप में काम करते हैं। नंबर 3, भारत पाक संबंध। भारत पाकिस्तान के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। यहाँ पर तनातनी बनी रहती है, जिसके चलते कुछ संगठन यह डर बताते हैं कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र रहा तो भारत इस पर हमला कर देगा और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जिसके चलते भी यहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है। नंबर 4, सेना का दखल। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना रहने का एक कारण यहाँ पर सेना का दखल होना भी है। सेना यह बताती है कि भारत से समय समय पर युद्ध होते रहता है और जो यहाँ के राजनीतिक दल है, जो लोकतंत्र है, उसमें खोट है और सेना ही आपकी रक्षा कर सकती है। सेना ही युद्ध लड़ती है और सेना के दम पर ही आज तक पाकिस्तान बचा हुआ है। तो सैनिक संगठन जनता को यह जताते हैं कि सेना के दम पर ही पाकिस्तान टिका हुआ है, जिसके कारण अत्यधिक सेना पर यहाँ की जनता भरोसा करती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने का एक कारण यह है कि लोकतंत्र को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव नहीं बनता है। हम भारत की बात करें तो सन 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो कई देशों ने भारत पर दबाव डाला कि आप लोकतंत्र स्थापित करें। अमेरिका और ब्रिटेन ने खासतौर पर इसमें रुचि दिखाई और जिसके चलते 18 महीनों में ही भारत से आपातकाल हटाया गया। 1977 में आम चुनाव कराए गए और लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया, किंतु पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फिर छठा, अन्य देशों के फायदे। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न रहने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर अन्य देश अपना फायदा देखते हैं। कुछ देशों के निजी स्वार्थ हैं जो कि समय समय पर पाकिस्तान में चाहते हैं कि सैन्य शासन रहे, क्योंकि सेना के शासन होने से उनका काम आसानी से हो जाता है। हाँ, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो अल्लाह आर्मी और अमेरिका के दम पर पाकिस्तान बचा है। हालांकि आज अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से तो सहायता नहीं करता है, फिर भी अमेरिका का इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई देता है। नंबर 7, इस्लामिक आतंकवाद। पाकिस्तान एक इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई आतंकवादी अड्डे हैं। आतंकवाद और उग्रवाद पाकिस्तान में साथ साथ पलता फूलता है। उसका एक उदाहरण हम देखें तो 2 जून 2011 को कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एतमाबाद जिले से पकड़ा गया था और उसका माल दिया गया था। तो ये एक सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का गढ़ है। फिर परमाणुविक हथियारों का भय। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। कुछ देशों को लगता है कि ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं उनके पास ये परमाणुविक हथियार अगर पहुंच गए तो विश्व में तबाही हो सकती है, जिसके चलते भी पश्चिमी देश इसे पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। वहीं अगला पॉइंट, चमत्कारी नेताओं का अभाव। पाकिस्तान में चमत्कारी नेताओं का अभाव है। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राजनेता यहाँ पर नहीं हुए, जिसके कारण समय समय पर यहाँ सैन्य शासन आता है
और अंतिम पॉइंट हमारा 10वां, भ्रष्टाचार। पाकिस्तान के राजनीतिक दल ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हद तक व्याप्त रहता है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का विकास उस गति से नहीं हुआ है जिस गति से भारत में हुआ है। तो पाकिस्तान में समय समय पर लोकतंत्र और सैनिक शासन रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश में लोकतंत्र हम पढ़े उसके पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, निवेदन यह कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बांग्लादेश में लोकतंत्र। देखिए, इसे भी हम एक कहानी के रूप में ही समझेंगे। जो आज बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र है, दरअसल यह 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। हम 1947 में जाएं, यदि थोड़ा सा और इतिहास में जाएं तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन में जो भारत में बहुल मुस्लिम इलाके थे, बंगाल और असम का सिलहट जिला, तो इस बंगाल के दो टुकड़े किए गए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत में है और इस पूर्वी बंगाल और असम के चिलहट जिले यानी कि जो बहुल मुस्लिम इलाके थे, इसको पाकिस्तान में दे दिया गया। तो पाकिस्तान दो तरीके से बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें सिंध बलूचिस्तान वगैरह शामिल थे और दूसरी ओर पूर्वी बंगाल जो कि बंगाल और असम के इलाके से मिला था। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, इसमें शुरू से ही संघर्ष बना रहा। पूर्वी बंगाल के जो लोग थे वो बंगाली भाषा को बोलते थे, बंगाली भाषा का प्रयोग करते थे और बंगाली संस्कृति को अपनाते थे, किंतु पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो हैं वो उर्दू भाषा को मानते थे और पश्चिमी पाकिस्तान की अपनी एक संस्कृति थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो हैं वो पूर्वी बंगाल पर उर्दू थोपते थे और पूर्वी बंगाल के लोगों का यह आरोप है कि हमारी बंगाली संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो जो उर्दू थोपी जा रही थी और जो बंगाली संस्कृति का अपमान हो रहा था, इसके विरोध में पूर्वी बंगाल के लोग जन आंदोलन कर रहे थे और पूर्वी बंगाल के लोग कहते थे कि हम बंगाली भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा करने हेतु तैयार रहेंगे, जिसके लिए इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। मुजीबुर रहमान ने इस जन आंदोलन का, इस संघर्ष का नेतृत्व किया और पूर्वी बंगाल के लिए स्वायत्तता, विशेष अधिकारों की मांग की। साथ ही मांग की कि हमारे लिए एक अलग से राष्ट्र बनाया जाए और हमें आज़ाद कर दिया जाए, जिसके चलते पश्चिमी पाकिस्तान ने आश्वस्त किया कि आपके लिए पृथक से एक संविधान सभा बनाई जाएगी। 1970 में इस पृथक संविधान सभा जो प्रस्तावित थी उसके लिए चुनाव हुए और इसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को भारी जीत मिली। लगभग पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, आवामी लीग, यह जीत कर आई और पूर्ण बहुमत के साथ संविधान सभा में इसके सदस्य चुने। पश्चिमी पाकिस्तान ने जब यह देखा तो इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम किसी भी प्रकार की संविधान सभा का सत्र नहीं बुलाएंगे। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने प्रस्तावित संविधान सभा का सत्र बुलाने से इनकार कर दिया तो पूर्वी बंगाल में बहुत तेजी से आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेता भी जो थे शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत
चतुराई के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान थी, उसने सेना के दम पर इस आंदोलन को कुचलने का कार्य किया। हजारों पूर्वी बंगाल के लोगों को मार दिया गया, काटा गया, और जिसके चलते जो पूर्वी बंगाल के लोग थे वे भारत की ओर भागे। माना जाता है कि 80 लाख शरणार्थी भारत में आए। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या करा कि जो इनका नेता था शेख मुजीबुर रहमान, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करा तो आंदोलन और भड़क गया। पूर्वी बंगाल के लोग अपनी आजादी की मांग करने लगे। जब पूर्वी बंगाल के लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए तो भारत के सामने समस्या उत्पन्न होने लगी। तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी बंगाल को आजाद देश की मांग की और इनकी आजादी के समर्थन में इनको वित्तीय और सैन्य सहायता उपलब्ध कराई। जब यानी कि पूर्वी बंगाल को इंदिरा गांधी ने सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता दी तो इससे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए और यह आरोप लगाने लगे कि भारत हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, और जिसके चलते पश्चिमी पाकिस्तान नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप सन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हमने ऊपर पढ़ा कि याहिया खां पाकिस्तान के प्रमुख थे। तो याहिया खां के शासनकाल में जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया और बांग्लादेश आजाद देश के रूप में विश्व नक्शे पर उभरा। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, जिसमें भारत सरकार की एक अहम भूमिका रही। भारत के सहायता से ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज हम जिस स्वतंत्र बांग्लादेश को देखते हैं। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। आज जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो इसने सन 1971 में अपना संविधान बनाया। 1970 में जो चुनाव हुए थे उसमें आवामी लीग चुनकर आई थी। तो 1971 में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और इस संविधान में बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में घोषित किया। सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में परिवर्तन कराया, बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कराया और संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू की। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू करने के साथ ही अपनी आवामी लीग पार्टी को तो ज्यों का त्यों बनाए रखा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बांग्लादेश में अन्य पार्टियां थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इनकी एक छत्र शासन इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। देखिए, राजनीति में सत्ता और शक्ति जब मिलती है ना तो व्यक्ति अपने आंदोलन को, अपने संघर्ष को भूल जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने जैसे ही संसदीय शासन प्रणाली को खत्म करा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई और पार्टियों को नष्ट करके एक अपनी पार्टी का छत्र राज किया, तो इससे बांग्लादेश की जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, तनाव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और बांग्लादेश की सेना ने भी बगावत कर दी। जब सेना ने बगावत की तो इस नाटकीय घटनाक्रम में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन स्थापित हो गया। जियाउल रहमान ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। जियाउल रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना की। 1979 में इन्होंने चुनाव कराए और स्वयं राष्ट्रपति बन गए। लेकिन शीघ्र ही जियाउल रहमान की भी हत्या कर दी गई और पुनः एक नया सैन्य शासक आया, जनरल HM इरशाद। देखिए, राजनीति में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की हत्या की जाती है। पहले शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, फिर जियाउल रहमान शासक बने, जियाउल रहमान की हत्या कर दी गई और जनरल HM इरशाद ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली।
जनरल इरशाद ने जैसे ही अपने शासन की बागडोर ली, शासन संभाला, तो फिर धीरे धीरे इरशाद का भी विरोध होने लगा। जनता सड़कों पर उतरी और इस बार जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे थे। छात्र आगे आगे थे और इन छात्रों के आगे झुकते हुए जो है जनरल इरशाद ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी और राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ाई गई। लेकिन जनरल इरशाद के इस कार्य से जनता प्रसन्न नहीं हुई और परिणाम स्वरूप फिर आंदोलन हुए। 1990 में उग्र आंदोलन हुआ, जनता एक बार फिर सड़क पर उतरी, काफी तनाव संघर्ष हुआ। अंत में जनरल इरशाद ने अपना पद छोड़ दिया और 1991 से बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है। वर्तमान में बांग्लादेश में 2 महिलाएं शासन करती हैं, कभी बेगम खालिदा जिया तो कभी शेख हसीना वाजिद। इस प्रकार से सन 1991 से आज तक बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम नेपाल में लोकतंत्र को पढ़ेंगे। अब आज के लिए तो इतना ही। आप सभी से एक निवेदन, कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और कोरोना के इस प्रकोप में बचाव के लिए SMS का पालन करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही इस कोविड-19 से बचा जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क सदैव पहनकर रखें, सैनिटाइजर से अपने हाथ बार बार धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। खुश रहिए, खुश रखिए। इन्हीं कामनाओं के साथ अब आप आज के प्रश्न नोट करिए, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत ने कब परमाणु परीक्षण किए? भारत ने कब परमाणु परीक्षण किए? प्रश्न क्रमांक 2, पाकिस्तान ने कब परमाणु परीक्षण किए? पाकिस्तान ने कब परमाणु परीक्षण किए? प्रश्न क्रमांक 3, जियाउल हक कब पाकिस्तान के प्रमुख बने? जियाउल हक कब पाकिस्तान के प्रमुख बने? और नंबर 4, किस नेता की वर्ष 2008 में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई? किस नेता की 2008 में पाकिस्तानी चुनाव के समय हत्या कर दी गई? प्रश्न क्रमांक 5, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.